एक कहानी जिसमें क्रिसमस का डेविल आके सभी बुरे लोगों को सजा देता है। एवरी मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंट्स क्रम्पस अ क्रिसमस हॉरर स्टोरी। मूवी की शुरुआत सेंटा क्लॉज को दिखा के होती है। सेंटा के बॉडी पे खून के निशान है और अब ये बच्चों को गिफ्ट बांटने जा रहा है। पर तभी सेंटा को एक अजीब सा क्रीचर की आवाज आती है और पीछे से कोई डोर ओपन करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है स्टोरी 12 घंटे पीछे चले जाती है और अब हमें डेंजरस डैन को दिखाते हैं जो कि एक आरजे हैं जो लोगों को क्रिसमस विश कर रहा है और उन्हें एंटरटेन कर रहा है। अब उसके पास नॉर्म्स नाम का एक ओल्ड मैन आता है जो उसको क्रिसमस कार्ड पे 2 वर्ड्स लिख के देता है जो कि क्रिसमस फेस्टिवल का अपमान है। और हाँ, इस आदमी को और इसके लिखे हुए वर्ड्स को अच्छे से याद कर लो क्योंकि इस आदमी का पता आपको कहानी के एंड में लगेगा। और अब यहाँ से मूवी 4 अलग अलग स्टोरी में डिवाइड हो जाती है। मूवी की फर्स्ट स्टोरी में 4 फ्रेंड होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है मॉली जो अपने फ्रेंड डायलन और बॉयफ्रेंड बेन को 1 साल पुराना एक फुटेज दिखाती है। ये फुटेज उनकी स्कूल का है जहाँ 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। फुटेज में एक स्कॉट नाम का कॉप होता है जो वहाँ की जांच कर रहा है, पर मॉली कहती है कि ये फुटेज कॉप का है और ये फेक भी हो सकता है, इसीलिए वो खुद वहाँ जाके एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है। इसके लिए वो अपने बाकी तीनों दोस्तों को भी साथ ले जाती है, पर उसकी एक फ्रेंड कैप्रिस वो उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ आउट ऑफ टाउन जाना है। और इसी के साथ मूवी की सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है। ये स्टोरी कैप्रिस और उसके फैमिली की है। कैप्रिस के फादर फैमिली को अपनी आंट के घर ले जा रहे हैं पर वो तीनों जाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी आंट बहुत अजीब है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर उनके फादर कहते हैं कि अगर हम अपना बिहेवियर अच्छा रखें तो शायद वो हमें फिर से पसंद करने लगे। और जब वो रोड से जा रहे होते हैं तो हमें वही कॉप स्कॉट को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो 1 साल पहले मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। और ये मूवी की थर्ड स्टोरी है। स्कॉट अपनी वाइफ और बेटे विल के साथ क्रिसमस ट्री चुराने जा रहा है क्योंकि उसे आर्टिफिशियल ट्री पसंद नहीं है, इसीलिए वो गार्डन से ओरिजिनल ट्री चुराना चाहता है। अब हमें फिर से फर्स्ट स्टोरी को दिखाते हैं जहां मॉली ने अपना इंट्रोडक्शन और रिपोर्टिंग चालू कर दी है। वो सारी बात रिकॉर्ड करने लगते हैं पर तभी उन्हें वहाँ के प्रिंसिपल की आवाज़ आती है जो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। वो तीनों प्रिंसिपल से डर के मारे एक रेस्ट्रिक्शन रूम में छुप जाते हैं। वो एक बेसमेंट है जहाँ उन दोनों स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। वो तीनों नीचे जाने लगते हैं और इधर कैप्रिस की फैमिली को दिखाया जाता है जो अपनी आंट के घर पहुँच चुके हैं। कैप्रिस के फादर अपनी आंट को पुराने झगड़ों को भुलाने को कहते हैं जो उनमें और कैप्रिस के फादर की मॉम के बीच थी। वो कहते हैं कि क्रिसमस से बेस्ट टाइम और कुछ नहीं हो सकता जब हम एक दूसरे को माफ कर दें क्योंकि क्रिसमस का दूसरा नाम ही फॉरगिवनेस और फैमिली है। तभी कैप्रिस का भाई डनकन क्रैम्पस का बना एक टॉय टच करता है। अगर आपको क्रैम्पस के बारे में नहीं पता तो क्रैम्पस एक एंटी सेंटा क्लॉज है जो सेंटा से एकदम अलग है। ये बुरे लोगों को सजा देने आता है जो भी लोग क्रिसमस फेस्टिवल का अपमान करते हैं और बुराई फैलाते हैं। अब जब डंकन क्रैम्पस को टच करता है तो आंट उसे टच ना करने के लिए उस पे चिल्लाने लगती है। और जब डंकन के फादर आंट को कुछ दिखाने के लिए उन्हें दूसरे रूम में ले जाते हैं तो डंकन फिर से क्रम्पस टॉय को टच करता है जिसे उस घर का नौकर देख लेता है और उसे टच करने से मना करता है और कहता है कि बच्चों को ये नहीं छूना चाहिए। पर डंकन उस नौकर को चिढ़ाने के लिए जानबूझ के उस टॉय को नीचे गिरा देता है। वो नौकर कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इतने में आंट भी आ जाती है जो ये सब देख लेती है। वो तुरंत उस फैमिली को अपने घर से जाने को बोलती है। वो फैमिली अब अपने कार से वापस जाने लगती है पर रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार चलना बंद हो जाती है। अब हमें मूवी की 4th स्टोरी बताई जाती है। यहाँ सेंटा क्लॉज और उसके एल्फ्स हैं जो सभी के लिए गिफ्ट्स और स्वीट्स बना रहे हैं। पर उन एल्फ्स में से एक एल्फ जिसका नाम साइनी है वो इन्फेक्टेड हो चुका है जिसकी वजह से वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और अपना हाथ खुद काट लेता है। और इधर स्कॉट अपनी वाइफ किम और बेटे विल के साथ क्रिसमस ट्री काट लेता है। वो घर को जाने लगते हैं पर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके साथ विल नहीं है। वो विल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो पीछे जाते हैं पर विल नहीं मिलता। पर कुछ देर बाद विल एक खोखले पेड़ के अंदर से निकलता है
जो अब बिल्कुल शांत है, जिसका बिहेवियर अब बिल्कुल बदल चुका है। और जब वो तीनों घर को जाने लगते हैं तो एक अनजान सा आदमी उन पे नजर रख रहा होता है। वो तीनों अब घर आ गए हैं, पर विल का बिहेवियर अभी भी अजीब सा है। स्कॉट क्रिसमस ट्री को डेकोरेट तो करता है, पर विल तब भी खुश नहीं होता। और जब किम विल को नूडल्स देती है तो वो नूडल्स बहुत तेजी से जल्दी जल्दी में खाता है। हालांकि उसकी मॉम उसे रोकती है, पर वो उनकी बात को अनसुना कर देता है। ये देख के स्कॉट विल को रोकने की कोशिश करता है तो विल स्कॉट के हाथ पे ही अटैक कर देता है। ये देख के स्कॉट को गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है। उसकी मॉम विल से पूछती भी है, पर वो अपनी मॉम को आंसर नहीं देता, इसीलिए वह उसे उसके रूम में भेज देती है। और दूसरी तरफ अब वो तीनों दोस्त बेसमेंट में एविडेंस कलेक्ट करने लगते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सी चीजें मिलती है, जैसे खून के निशान और दीवार पे लिखे हुए कुछ वर्ड्स। वो सभी एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं और जब वो बेसमेंट से जाने लगते हैं तो उनकी कोई भी चाबी लॉक पे फिट नहीं होती। वो अंदर ही फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रिंसिपल ने जानबूझ के उन्हें अंदर बंद कर दिया ताकि वो उन्हें क्रिसमस पे मार सके। और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि 1 साल पहले प्रिंसिपल ने ही उन दोनों स्टूडेंट्स को मारा होगा। वो काफी डर जाते हैं और फिर से नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें सेंटा को दिखाया जाता है, जो काफी डरा है क्योंकि सभी एल्फ्स इन्फेक्शन की वजह से वॉकिंग डेड बन चुके हैं। सेंटा अपनी वाइफ को छुपने के लिए कहता है और वो एल्फ्स, जिसका नाम साइनी था, वो सेंटा पे अटैक करने आ जाता है और एक एक करके बाकी के एल्फ्स भी आने लगते हैं। यहाँ पे जो आरजे है वो रेडियो से नॉर्म्स को कांटेक्ट करता है कि मॉल में कुछ गलत चल रहा है, पर नॉर्म्स उसे कोई आंसर नहीं दे रहा था। सेंटा एक एक करके सभी एल्फ्स को मार डालता है। वो ऊपर जाता है जहाँ उसकी वाइफ भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए उसे अपनी वाइफ को भी मारना पड़ता है। अब हमें फिर से स्कॉट फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ किम नहा रही होती है तो विल अचानक से उसके पीछे आ जाता है। किम स्कॉट से कहती है कि विल का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो चुका है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पर स्कॉट मना कर देता है। वो कहता है कि इसे हम खुद हैंडल कर लेंगे। अब जब सब सो रहे थे तो स्कॉट उठता है और वो देखता है कि क्रिसमस के सभी प्रेजेंट्स खुले हुए हैं। वो समझ जाता है कि ये विल ने किया है। वो उसके रूम में जाता है और उससे पूछता है, पर विल अभी भी हंस रहा है और कुछ नहीं कह रहा। स्कॉट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेल्ट से मारने लगता है। किम उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि विल को डॉक्टर की जरूरत है, पर तुमने कहा कि हम इसे हैंडल कर लेंगे। अब किम विल को सुला देती है और तभी एक फोन रिंग करने लगता है। सामने वाला कहता है कि मैंने तुम्हें देखा जब तुम मेरे गार्डन से क्रिसमस ट्री चुरा रही थी और मैंने तुम्हारे कार का नंबर प्लेट भी पढ़ लिया है। ये वही इंसान है जो इन लोगों पे तब नजर रख रहा था। किम बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चैंगलिन को वापस लेके आ जाओ। वो कहता है कि जो तुम्हारे घर में विल है वो विल नहीं है, वो एक एनिमल चैंगलिन है, और अगर तुम उसे वापस से गार्डन में नहीं लाए तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। पर किम को ये सब बकवास लग रहा था और वो फोन कट कर देती है। अब किम लैपटॉप में चैंगलिन के बारे में पढ़ती है और स्कॉट को अपनी गलती पे दुख होता है और वो विल के रूम में उससे सॉरी बोलने के लिए जाता है। पर तभी किम को एक आवाज आती है और वो जाके देखती है तो स्कॉट मरा हुआ था। किम काफी डर जाती है और वो उसी इंसान को फोन करती है और उससे इसका रास्ता पूछती है। वो कहता है कि तुम्हें चैंगलिन को वापस लाना होगा। वो कहती है कि विल का क्या होगा। वो कहता है कि विल तुम्हें मिल जाएगा, पर उस एनिमल को तुम्हें ध्यान से लाना होगा क्योंकि वो इंसानों के इमोशंस को पढ़ लेता है कि इंसान क्या करने वाला है। किम जाती है और विल को एक ड्राइव के लिए इनवाइट करती है, पर वो इमोशंस पढ़ लेता है और उसी पे अटैक कर देता है। किम उसे मारती है और एक बोरे में बंद कर देती है। अब वो उसे लेके उसी खोखले पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां उसे वही आदमी मिलता है। वहां वैसे ही बहुत सारे क्रीचर थे। किम कहती है कि मैं इसे लेके आ गई, मुझे मेरा विल वापस करो। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। किम काफी गुस्सा हो जाती है और उस एनिमल पे गन टान देती है। वो कहता है कि उसे मत मारो और वो उस एनिमल को छोड़ के उस इंसान को ही मार देती है। वो क्रीचर किम की तरफ बढ़ता है पर वो उसे कुछ नहीं करता और पेड़ के अंदर चले जाता है। और कुछ देर बाद असली वाला विल बाहर निकल के आता है और वो दोनों अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं।
अब हमें वो तीनों फ्रेंड्स को दिखाते हैं। वो तीनों वापस से बेसमेंट में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ अजीब अजीब सी आवाज भी आती है। तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई टॉप पे चल रहा हो। वो सोचते हैं कि ये प्रिंसिपल है जो उन्हें मारने आया है। अब डायलन जब वॉशरूम के लिए जाता है तो मॉली और बेन अकेले ही रूम में होते हैं और अचानक मॉली को बेन के पीछे वही लेडी की आत्मा दिखती है जिसको 1 साल पहले मारा गया था। उसे देख के वो काफ़ी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो दोनों मॉली को सुला देते हैं। अब मॉली के अंदर उस लेडी का भूत घुस चुका है। वो उठती है और डायलन को एक रूम में ले जाती है। वो डायलन से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उसे थोड़ी देर बाद मार देती है। वो फिर बेन के पास जाती है और उसको एक चेयर पे बैठाती है। बेन उसका बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहती है। पर अचानक से मॉली के अंदर से घोस्ट बाहर निकल जाता है और उसे होश आता है। वो बेन को डांटती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहां डायलन मरा हुआ था। क्योंकि घोस्ट मॉली के अंदर था, इसीलिए मॉली को सब चीज़ पता चल चुका था। मॉली बताती है कि ग्रेस नाम की लड़की वो इसी रूम में मरी थी। वो अपने बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी। वो दोनों नन तो उसकी हेल्प नहीं कर पाए, इसीलिए वो मुझसे चाहती है कि मैं उसके बच्चे को जन्म दूं। वो बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है और अगर हमने उसकी हेल्प नहीं की तो वो हम दोनों को मार डालेगी। और तभी वहाँ पे ग्रेस का भूत अपने मरे हुए बच्चे के साथ आता है। वो मॉली के पेट में हाथ लगाती है और अपने बच्चे की आत्मा उसके बच्चे के अंदर डाल देती है। वो देखती है कि बेन के पास हथियार है, इसीलिए वो बेन को मार डालती है। तभी सभी दरवाजे अपने आप ओपन हो जाते हैं और मॉली बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है। और इधर कैप्रिस और डंकन की फैमिली को दिखाया जाता है। वो सब अब पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते ही डंकन के डैड पे कोई अटैक कर देता है। वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। डंकन फायर लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी मॉम उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता और जब वो फायर पकड़ लेता है तो कोई जमीन के नीचे से उसे खींच के ले जाता है। दरअसल ये एक क्रम्पस है। वो इस फैमिली को मारना चाहता है क्योंकि इस फैमिली ने क्रम्पस के बारे में भला बुरा कहा था, खासकर डंकन ने। उसने उसके टॉय को भी तोड़ दिया था, इसलिए वो उस फैमिली को अब मारना चाहता है। वहाँ पे क्रम्पस की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो उनके करीब आ रहा है। वो तीनों भागने लगते हैं और पास वाले चर्च पे पहुँच जाते हैं। कैप्रिस कहती है कि ये क्रम्पस है जो हमको सजा दे रहा है। टेलर कहता है कि हमें अपने पापों को कबूल करना चाहिए ताकि क्रम्पस हमें बख्श दे। कैप्रिस कहती है कि मैंने आंट के घर से एक चीज चुराई थी और डंकन वो तो बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। उसने हमारे घर की बिल्लियों को मार डाला, इसीलिए क्रम्पस उसे उठा के ले गया। कैप्रिस की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये डंकन तुम्हारी वजह से मरा। तुम डंकन को टाइम नहीं दे पाई और अपना सारा टाइम अपने बिजनेस पे डाल दिया। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, बिजनेस अब नहीं रहा। मैं सभी लोगों को ठगा करता था और मेरा सारा बिजनेस अब बंद हो गया है। और ऐसा कहते ही क्रम्पस अपनी जंजीर से टेलर को उड़ा के ले जाता है। वो दोनों अब काफ़ी डर जाते हैं और अलमीरा में छुप जाते हैं। तभी कैप्रिस को अपने पैर में कुछ फील होता है। वो देखते हैं कि ये क्रम्पस की जीभ है। उसकी मॉम उसके जीभ पे अटैक करती है और कैप्रिस से कहती है कि मैं उससे लड़ूंगी और तुम भाग जाना, वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। वो ऐसा ही करते हैं। उसकी मॉम क्रम्पस को चैलेंज करती है और क्रम्पस उन्हें मार डालता है। अब वो कैप्रिस के पीछे पड़ गया है। कैप्रिस अब सीधा अपने आंट के घर जाती है ताकि वो ये सब ठीक कर सके, पर उसकी आंट डोर ओपन नहीं करती। क्रम्पस उसके सामने आ जाता है। कैप्रिस सामने पड़ी हुई लकड़ी को उसके अंदर घुसा देती है और वहाँ पे केरोसिन ऑयल होता है जिससे वो उसे जला देती है। और क्रम्पस राक्षस से वही नौकर में बदल जाता है जो उसकी आंट के घर में था। अब कैप्रिस को पता चल चुका है कि वो नौकर क्रम्पस में उसके गुस्से की वजह से बदला, जो गुस्सा उसने कैप्रिस की फैमिली पे किया। और उसे अब ये भी पता है कि आंट ये सब जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने कैप्रिस की फैमिली को भगा दिया। और इसी गुस्से की वजह से कैप्रिस भी क्रम्पस में बदलने लगती है और उस आंट को मार डालती है। अब हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सैंटा के सामने जब डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि सामने क्रम्पस है। वहाँ पे दोनों लड़ने लगते हैं। क्रम्पस सैंटा के हथियार को दूर फेंक देता है और उसके पैर को जंजीर से बांध देता है।
पर सेंटा फिर से वेपन उठाता है और क्रम्पस को मार डालता है। जब वो उसे पूरा मारने वाला होता है तो उसके सामने क्रम्पस एक आदमी में बदल जाता है। दरअसल ये सेंटा और कोई नहीं, वही नॉर्मैन है जो मॉल में काम करता है और जिसने स्टार्टिंग में क्रिसमस का मजाक उड़ाया था। इसीलिए उसे क्रम्पस ने ऐसी सजा दी। उसे हर जगह बुरे लोग दिखने लगे और वो सबको मारने लगा। और जो उजाला था वो पुलिस की गाड़ी का था। पुलिस आती है और उसे मार डालती है। इस मूवी की चारों स्टोरी में जो लोग भी मारे गए उन सभी ने कोई ना कोई गलती की थी। वो या तो बुरे थे, या तो उन्होंने चोरी की थी, और या उन्होंने क्रिसमस का मजाक बनाया था, क्योंकि क्रिसमस हैप्पीनेस और फॉरगिवनेस का फेस्टिवल होता है। और अगर कोई भी इस फेस्टिवल में बुरे काम करता है तो क्रम्पस आके उसे सजा देता है या तो उसे मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पे रेटिंग है 5.8। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।